बच्चों, मैं अनिकेत सर आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक से अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाऊंगा। तो आइए बच्चों हम लोग पाठ शुरू करते हैं। तो पाठ शुरू करने से पहले आप सभी बच्चे जो हैं किताब खोलिए और आप लोग जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मैं जो अभी बताऊंगा वो आप लोग रेखांकित कर लीजिए और अगर ज़रूरत पड़े तो आप लोग लिख भी लीजिएगा। तो सबसे पहले जो है यहाँ पर हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य का अर्थ होता है, परिभाषा होता है, दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिए। दो या दो से अधिक शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है और ये सार्थक समूह व्यवस्थित होना चाहिए और साथ ही साथ पूरा आशय भी प्रकट हो, इसका भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और वक्ता जो आशय प्रकट करना चाह रहा था, वक्ता जो बोलना चाह रहा है, वो भी उसके माध्यम से, उस वाक्य के माध्यम से पूरा आशय व्यक्त हो, ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अर्थात ऐसा सार्थक शब्द समूह जो व्यवस्थित हो, पूरा आशय प्रकट कर सके और ऐसा शब्द समूह जो क्या है, वक्ता का आशय भी पूरा व्यक्त करे, उसे हम लोग वाक्य कहते हैं। आगे कहा जा रहा है कि वाक्य के लिए क्या है, एक उद्देश्य होना चाहिए और एक विधेय होना चाहिए। उद्देश्य और विधेय का होना भी वाक्य में आवश्यक है। उद्देश्य किसे कहते हैं? उद्देश्य का परिभाषा है कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे हम लोग उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। और विधेय मतलब उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहा जाता है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वो विधेय होता है। जैसे पहला उदाहरण देखिए, पक्षी गीत गाते हैं। इसमें जो है बच्चों देखिए आप सभी कोई इस उदाहरण में मुख्य रूप से ये सार्थक शब्द समूह भी है, व्यवस्थित भी है, पूरा आशय भी व्यक्त कर रहा है और वक्ता जो बोलना चाह रहे हैं वो भी स्पष्ट हो रहा है। पक्षी गीत गाते हैं, तो इसलिए ये वाक्य है। दूसरा उदाहरण देखिए, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं। इसमें भी एक ही प्रकार का बात है कि ये भी सार्थक शब्द समूह है, व्यवस्थित है और पूरा आशय भी व्यक्त कर रहा है, इसलिए इसे वाक्य में हम लोग गिन सकते हैं और वक्ता जो कहना चाह रहा है वो भी इससे स्पष्ट हो रहा है। तीसरा उदाहरण देखिए, फैक्ट्रियाँ लगने से प्रदूषण बढ़ गया। इसमें भी देखिए आपका यहाँ पर सार्थक शब्द समूह है, व्यवस्थित है और पूरा आशय व्यक्त किया जा रहा है, इसलिए ये वक्ता का आशय भी इसमें स्पष्ट हो रहा है, इसलिए ये वाक्य के तीसरा उदाहरण में हम लोग रख सकते हैं। और चौथा उदाहरण है, गणेश विद्यालय जा रहा है। ये भी सार्थक शब्द समूह है, व्यवस्थित है और वक्ता जो कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट हो रहा है, पूरा आशय व्यक्त हो रहा है, इसलिए ये वाक्य कहला रहा है। ठीक है, आगे हम लोगों को ये मतलब देखना पड़ेगा कि उपयुक्त जो वाक्य है ये क्या है। इसमें शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिसमें भाव एवं विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बोला जा रहा है, जितने उदाहरण आप लोगों को मैंने अभी दिया इसमें ये सार्थक शब्द होना चाहिए और व्यवस्थित समूह होना चाहिए और भाव एवं विचारों की भी पूरी अभिव्यक्ति होनी चाहिए, तभी जो है भाव के साथ विचार भी बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, विचार की भी पूरी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। भाव के साथ अगर विचार की अभिव्यक्ति ना हो तो वो वाक्य नहीं कहलाता और सार्थक तो होना ही पड़ेगा। आगे जो है आगे हम लोगों को ये मतलब पढ़ना पड़ेगा कि कुछ उदाहरण मैं आप लोगों को अभी दे रहा हूँ, जो हम लोग उदाहरण हम लोग पढ़े उसी से संबंधित कुछ बताना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला है जो पक्षी गीत गाते हैं। इसमें क्या है, इसमें पक्षी हो गया आपका उद्देश्य और गीत गाते हैं हो गया आपका विधेय। ठीक है, समझ में आ गया। इसमें पक्षी के बारे में बोला जा रहा है और उद्देश्य के बारे में, अर्थात पक्षी के बारे में क्या बोला जा रहा है कि वो गीत गा रहे हैं, इसलिए ये हो गया विधेय। दूसरा उदाहरण जो है, वसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, जो मैंने आप लोगों को पहले उदाहरण दिया। दूसरे उदाहरण में यहाँ पर वसंत ऋतु आते ही हो गया उद्देश्य और फूल खिल जाते हैं हो गया विधेय। ठीक है, अर्थात उद्देश्य यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है, वसंत ऋतु आते हैं, इसलिए यह हो गया उद्देश्य। और इस वाक्य में उद्देश्य के विषय में क्या कहा जा रहा है कि फूल खिल जाते हैं। इसका प्रभाव है कि वसंत ऋतु में फूल खिल जाते हैं, रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं, इसलिए यह हो गया विधेय। तीसरा उदाहरण है, फैक्ट्रियाँ लगने से क्या है, प्रदूषण बढ़ गया है।
तो फैक्ट्रियाँ लगने से हो गया उद्देश्य और प्रदूषण बढ़ गया है, हो गया विधेय। तो इसमें प्रभाव क्या है? प्रभाव ये है कि फैक्ट्रियाँ लग रहा है। इस वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? फैक्ट्रियों के बारे में कहा जा रहा है। फैक्ट्रियाँ लगने से, इसलिए ये हो गया उद्देश्य और इसका प्रभाव क्या हो रहा है कि प्रदूषण बढ़ गया। ये हो गया उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है, ये हो गया प्रदूषण बढ़ गया, ये हो गया विधेय। और चौथा जो उदाहरण है, गणेश विद्यालय जा रहा है। चौथे उदाहरण में गणेश हो गया, किसके बारे में कहा जा रहा है बच्चों? गणेश के बारे में कहा जा रहा है, तो इसलिए गणेश हो गया उद्देश्य और विद्यालय जा रहा है। विद्यालय जा रहा है, उद्देश्य क्या कर रहा है? उद्देश्य के विषय में कहा जा रहा है कि वह विद्यालय जा रहा है, इसलिए यह हो गया विधेय। और इसके बाद जो है, इसके बाद हम लोगों को मतलब ये पढ़ना पड़ेगा वाक्य के भेद। तो वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के मुख्यतः जो है 2 प्रकार के भेद होते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा है रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आपको क्या पढ़ना है? आप लोगों को केवल इस बार मतलब क्लास 9 में आप लोगों को केवल कक्षा 9 में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ना है। रचना के आधार पर जो वाक्य भेद है ये क्लास 10 में पढ़ना है, ये 9 में नहीं पढ़ना है। तो आशा किया जाता है कि आप लोगों को आज की कक्षा में जो पढ़ाया गया, क्या पढ़ाया गया? यही पढ़ाया गया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य का उदाहरण पढ़ाया गया। साथ ही साथ वाक्य के आप लोगों को मतलब परिभाषा में जो उद्देश्य विधेय के बारे में बताया गया था, उससे संबंधित उदाहरण आप लोगों को समझाया गया। और साथ ही साथ वाक्य के कितने भेद होते हैं वो बताया गया, और कौन सा भेद आप लोगों को पढ़ना है वो भी बताया गया। तो अगली कक्षा में हम लोग जो है इससे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद की भेद सहित उदाहरण हम लोग मतलब पढ़ेंगे। आज की कक्षा में आप लोग को जो पढ़ाया गया, आशा किया जाता है कि आप लोग भली भांति समझे होंगे। तो आज की कक्षा हम लोग यहीं समाप्त करते हैं बच्चों। धन्यवाद।